समय, समाज और सच्चाइयों की अविरल बहती धारा लोक संघर्ष में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। नमस्कार, मैं बजरंग लाल पटेल आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को याद करने के लिए। साथियों, यह अप्रैल माह भारत के लिए एक विशेष महत्व रखता है। इसी माह में हमारे महात्मा ज्योतिराव फुले जी का भी जन्म हुआ। महान दार्शनिक विचारक केदारनाथ पांडे, जो बाद में राहुल सांकृत्यायन के नाम से विख्यात हुए, उनका जन्म हुआ। और इसी माह में अप्रैल में बाबा साहब भी अवतरित हुए। साथियों, बाबा साहब इकलौते ऐसे विचारक रहे हैं जिन्होंने पूरे भारत की समस्या को जड़ से समझा। इस समस्याओं को समाधान के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। साथियों, वे केवल अछूतों के नेता नहीं थे, वे पूरे भारत के नेता थे। इस बात को हम साबित करने की कोशिश करेंगे अपने साथी सुखरंजन नंदी के साथ बैठकर। तो आइए सुनते हैं साथी सुखरंजन नंदी को। इसके पहले मैं आपसे अपील करता हूं, यदि यह कॉन्सेप्ट आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारे इस YouTube चैनल लोक संघर्ष में आपका स्वागत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर हम लोग ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कल 14 अप्रैल है, बाबा साहब के जयंती है। पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है, कल भी मनाया जाएगा। आमतौर पे बाबा साहब को जब हम याद करते हैं या पूरे देश की में जब बाबा साहब को याद किया जाता है तो उनके दो कार्य के लिए याद किए जाते हैं। एक है हमारे भारत के समाज में जो जातिवादी उत्पीड़न है, जो सामाजिक उत्पीड़न है, उन सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ बाबा साहब के अग्रणी योद्धा के रूप में उनको याद किया जाता है। दूसरा, हमारे देश के जो संविधान की रचना हुई है, संविधान जो लिखा गया है, उसके रचयिता के नाम पर बाबा साहब को याद करते हैं हमारे देश की जनता। लेकिन ऐसे बहुत सारी बातें हैं बाबा साहब के जीवन में, जिन बातों को अगर हम देखेंगे या बाबा साहब के पुस्तकों का अगर हम अध्ययन करेंगे तो बाबा साहब सिर्फ दलित समाज के नेता नहीं रहे हैं या सिर्फ दलितों के बारे में ही वो सोचते थे। ये अगर हम बोले कि बाबा साहब दलितों का नेता था या सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ लड़ते थे तो शायद हम बाबा साहब के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। उनकी जो व्यापक सोच थी समाज के बारे में, जो शोषित जनता है, जो पीड़ित जनता है, उनके उत्थान के लिए उनकी जो किए हैं, उसके बारे में अगर हम रोशनी डालेंगे तो हम देखेंगे कि वो सिर्फ हमारे देश के दलित समाज के नेता नहीं रहे या दलित समाज के ऊपर जो हमले हो रहे हैं या जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाए हैं। 1936 में मैं उनके बालक अवस्था में शैशव काल के बारे में मैं यहाँ पे बातचीत नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ उनकी राजनीतिक जो जीवन है उनके बारे में सिर्फ प्रकाश डालना चाहूंगा, आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। उसके बाद आप लोग खुद स्वयं ये निर्णय लीजिएगा कि क्या बाबा साहब को दलितों का नेता मानकर या सिर्फ संविधान का रचयिता मानकर बाबा साहब के साथ हम लोग न्याय कर पा रहे हैं क्या। ये मैं सवाल आप लोगों के लिए मैं रखना चाहता हूं। 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था, जिस लेबर पार्टी का झंडा था लाल। और उन्होंने उसके बाद 1937 में उन्होंने भोपरकर नाम के जो कांग्रेस के बॉम्बे के पूर्व प्रादेशिक अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में जो डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी था, उस पार्टी के साथ उन्होंने गठजोड़ किया और 17 में से 17 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़े थे संयुक्त रूप से। 15 सीटों पे उन्होंने जीत हासिल किए थे, जिसमें 13 सीट आरक्षित सीट थे और आरक्षित सीट से ये दोनों पार्टी की जो गठजोड़ थी, ये दोनों पार्टी की गठजोड़
चुनाव जीते थे और चुनाव जीते थे। अब उसके बाद बॉम्बे के अंदर सबसे पहले बाबा साहब ने विधानसभा के अंदर जिस सवाल पे मुखर हुए वो था बॉम्बे के अंदर जो किसानों, गरीब किसानों को जो भूमिदास प्रथा के अनुसार खोटी प्रथा बोला जाता था महाराष्ट्र के अंदर, उन खोटी प्रथा को समाप्त करने के लिए सबसे पहले उन्होंने आवाज विधानसभा के अंदर उठाया। और सिर्फ विधानसभा के अंदर ही नहीं बल्कि विधानसभा के बाहर वहां पे किसानों को उन्होंने संगठित किए, जो खोटी प्रथा के तहत जो किसान थे उनको संगठित किए, और बॉम्बे विधानसभा के बाहर 20,000 से ज्यादा किसानों को संगठित करके उन्होंने प्रदर्शन किया। और ये जो खोटी प्रथा के जो किसान थे, ये किसान सबके सब किसान कोई दलित किसान नहीं थे, ये किसान थे जिनको भूमिदास के रूप में काम करवाया जाता था। तो सबसे पहले विधानसभा में चुन के जाने के बाद बाबा साहब जो है उन्होंने खोटी प्रथा समाप्त करने के लिए सबसे पहले अपनी आवाज बुलंद किया, जो किसानों का मांग था। दूसरी बात, 1938 में बॉम्बे की जो सरकार थी उस सरकार ने हड़ताल को गैर कानूनी घोषित करने के लिए औद्योगिक विवाद बिल पेश किया। उस औद्योगिक विवाद बिल के बारे में जिसमें मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार छीना जा रहा था, उसके खिलाफ बाबा साहब ने अपना विरोध विधानसभा के अंदर दर्ज किया। जो भी साथी उनके उस भाषण चाहे पढ़ सकते हैं और रिकॉर्ड में उपलब्ध है, उन्होंने साफ साफ ये पूरे तथ्य के साथ दिखाया कि मजदूर जो हड़ताल करते उसमें कितना कामों का नुकसान, कर्म जो घंटा होता है वो दिवस, श्रम दिवस जो है वो कितने नुकसान हुए, और जो मालिक जो कारखाने बंद करते हैं उसमें कितने श्रम दिवस के नुकसान हुए। उन्होंने हड़ताल को खत्म करने के लिए जो कानून बनाया गया था, उस कानून में यह था कि अगर कोई मजदूर हड़ताल में शामिल होगा तो उस मजदूर के 6 महीना का सजा हो सकता है, जेल, और उसके साथ साथ आर्थिक जुर्माना भी उस मजदूरों पे लगाया जाएगा। तो जो मजदूर हड़ताल में शामिल होगा उसके ऊपर आर्थिक जुर्माना और कारावास, ये दोनों प्रावधान थे उस बिल में। दूसरी बात, जो मजदूर इस हड़ताल, मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में प्रचार करेगा, उस हड़ताल के समर्थन में प्रचार करने वाले मजदूर के खिलाफ भी वही 2 प्रकार के सजा दी जाएगी। उसके ऊपर सजा होगा, उसकी जेल खाना में उनको कैद किया जाएगा 6 महीने के लिए, और उसके ऊपर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। तीसरा जो पहलू था उस बिल में वो ये था कि उस हड़ताल के समर्थन में अगर कोई आर्थिक सहयोग करेगा, कोई चंदा देगा, तो उसके ऊपर भी अपराध के धारा लगाए जाएंगे, उसको भी जेल में ठूसा जाएगा, उसके ऊपर भी अर्थदंड लगाया जाएगा। तो ये जो कानून बनाया था उस समय बॉम्बे की सरकार ने, उस बिल के खिलाफ, औद्योगिक विवाद बिल के खिलाफ, जिसमें मजदूरों की हड़ताल करने का अधिकार को छीना जा रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने विधानसभा में अपनी बातें रखी। और उसके बाद उनकी जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थी, उस लेबर पार्टी के नेतृत्व में उन्होंने 60 मजदूर संगठनों को इकट्ठा किया, और 60 मजदूर संगठनों को इकट्ठा कर हड़ताल का आह्वान किया। 7 नवंबर तारीख को आप लोग याद रखिएगा, 7 नवंबर, उसकी क्या विशेषता हम बाद में आएंगे। 7 नवंबर को उन्होंने हड़ताल किया, और हड़ताल के बाद उन्होंने आम सभा किए थे। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि वो जो आम सभा हुआ था, उस आम सभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अलावा जमुना प्रसाद मेहता जी थे, आपके वामपंथी नेता श्रीपाद अमृत डांगे जी थे, वामपंथी नेता बीटी रणदीवे भी उस आम सभा को एक ही मंच से उस आम सभा को संबोधित की। तो ये जो 7 नवंबर, इसकी विशेषता क्या है? 7 नवंबर की विशेषता यह, हम सब जानते हैं दुनिया के अंदर जो सबसे पहला समाजवादी क्रांति हुआ, जिसको हम लोग नवंबर क्रांति के नाम पे जानते हैं, समाजवादी क्रांति जो रसिया के अंदर हुआ, वो 7 नवंबर को ही हुआ था। और वही 7 नवंबर को बॉम्बे के अंदर मजदूरों का हड़ताल होता है, और उस हड़ताल में जो हड़ताल करने का जो विरोधी जो कानून बिल लाया था विधानसभा के अंदर, उसके खिलाफ हड़ताल का आयोजन किया जाता है, हड़ताल होता है। उस हड़ताल में अंबेडकर के साथ साथ जो वामपंथी नेता होते हैं, वो वामपंथी नेता
के साथ 60 मजदूर संगठन शामिल होते हैं और शामिल होकर ये हड़ताल को अंजाम देते हैं। तो उसके बाद हम अगर देखेंगे कि 1938 में यह हड़ताल होने के बाद बाबा साहब ने 1939 में वाइसरॉय से मिलते हैं और मिलने के बाद उन्होंने ये मांग करते हैं कि ये जो नौकरी है, इस नौकरी में जो दलित समाज है, उन दलित समाज को अपने आबादी के अनुपात पे आरक्षण मिलना चाहिए। जो दलित समाज है उनको नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए, उनकी जो आबादी है उस आबादी के हिसाब से। दूसरा जो मांग वो था कि जो महार समाज के लोग हैं, जिनको फौज में 1892 से नौकरी पे रोक लगा के रखा गया था कि महार समाज के किसी भी सज्जन, किसी भी व्यक्ति को सेना में या फौज में नौकरी नहीं दिया जाता था, उसको हटाने की मांग बाबा साहब अम्बेडकर ने किए थे और बाद में उसको मान लिया गया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर का ये जो है, ये भूमिका भी हम देख पाते हैं समाज के अंदर कि वो मजदूरों के लिए भी लड़े हैं। जब वो विधानसभा में थे, वो जो खोटी प्रथा थे किसान, उन किसानों के लिए भी लड़े हैं। साथ में जो दलित समाज है, उस दलित समाज के लिए भी वो लड़ाई लड़े हैं। 1942 में जब अंग्रेजी वाइसरॉय ने बाबा साहब को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लेते हैं और मंत्रिमंडल में शामिल करने के बाद जब उनको श्रम मंत्री की जिम्मेदारी सौंपा जाता है कि आप श्रम मंत्री की जिम्मेदारी संभालिए, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश के अंदर सबसे पहले सप्ताह में मजदूरों के लिए जो कानून बनाया था, वो कानून ये था कि सप्ताह में 48 घंटा मजदूर काम करेंगे। जो महिला मजदूर हैं, वो महिला मजदूरों को प्रसवकालीन अवकाश मिलेगा वेतन सहित, साप्ताहिक अवकाश वेतन सहित मजदूरों को मिलेगा। जो रोजगार कार्यालय, वो रोजगार कार्यालय खोले थे उन्होंने, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जिसको बोलते हैं हम लोग, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज श्रम मंत्री जब बाबा साहब थे तब ये अंबेडकर जी ने ये कार्यक्रम किए थे। उसके बाद जो न्यूनतम वेतन है, वो न्यूनतम वेतन के कानून बनाने के लिए उन्होंने सिफारिश किए थे कि मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन कानून बनाया जाए। तो सिर्फ दलित समाज के लिए बाबा साहब ने काम नहीं किए, बाबा साहब ने मजदूरों के लिए भी काम किए। और जब फरवरी महीने में 1939 के फरवरी महीने में उन्होंने ये आरोप लगाए थे ट्रेड यूनियन नेताओं के ऊपर कि जो ट्रेड यूनियन नेता है, वो ट्रेड यूनियन नेता दलित मजदूरों के ऊपर जो सामाजिक उत्पीड़न हो रहा है, उस सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ वो आवाज नहीं उठा रहे हैं या वो सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ सक्रिय नहीं है। ये ट्रेड यूनियन मजदूरों नेताओं के ऊपर ये आरोप उन्होंने लगाए थे। और उसके बाद उन्होंने 12-13 फरवरी को रेलवे के अंदर जितने दलित श्रमिक थे, मजदूर थे, उनका अखिल भारतीय एक सम्मेलन आयोजित करते हैं मनमाड़ में, नासिक के मनमाड़ में। और वो जो सम्मेलन आयोजित करते हैं, वो उस सम्मेलन में उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में बोलते हैं मजदूरों को कि मजदूरों के मुख्य जो दुश्मन है, वो मुख्य दुश्मन दो है, एक पूंजीवाद है, दूसरा ब्राह्मणवाद है। और मजदूरों को इन दोनों ताकतों के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ और ब्राह्मणवाद के खिलाफ, ये दोनों ताकतों के खिलाफ मजदूरों को लड़ाई या संघर्ष करना पड़ेगा, तभी मजदूरों को मुक्ति हो सकता है, तभी मजदूरों के ऊपर उस अन्याय से उसको निजात वो पा सकते हैं। तो बाबा साहब अगर सिर्फ दलितों के बारे में सोचते तो वो फिर पूंजीवाद जो मजदूरों का शोषण करता है उसके बारे में वो नहीं बोलते हैं। वो फिर सीधा सीधा बोलते हैं कि जो मजदूर है या जो दलित लोग हैं उनका अत्याचार सिर्फ ब्राह्मणवाद के कारण हो रहा है, इसलिए ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ना है। तो बाबा साहब ने समझे थे कि हमारे देश के अंदर या दुनिया, हमारे देश के अंदर जो मजदूरों का शोषण हो रहा है, मजदूरों की जो स्थिति खराब है, दयनीय है, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ ब्राह्मणवाद नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार पूंजीवादी शोषण भी है। जिस पूंजीवादी शोषण के खिलाफ उन्होंने मजदूरों को संघर्ष करने का आह्वान किया था, वो जो अखिल भारतीय रेलवे दलित मजदूरों का आंदोलन नासिक के मनवाड़ शहर में हुआ था, उस सम्मेलन से जब वो श्रम मंत्री थे, तब उन्होंने मजदूरों के लिए आवास योजना, शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य, ये सुविधा मजदूरों को मिले,
वो कानून उन्होंने बनवाए थे। आज जो हम देखते हैं ईएसआई के स्कीम है, मजदूरों के जो हाउस रेंट के स्कीम हम जो देखते हैं आज कानून में जो शामिल है, ये सब बाबा साहब जब 1942 में श्रम मंत्री बने थे उसी समय वो ये सब काम करके चले गए थे। आज हम जानते हैं कि 20 मई को पूरे देश के अंदर मजदूरों ने, हमारे देश की वर्तमान सरकार ने जो श्रम कानून को खत्म करके श्रम संहिता बना रहे हैं, जिसमें 8 घंटा काम के बदले 12 घंटा काम, जो बाबा साहब अम्बेडकर के कानून बनाए थे श्रम कानून में कि साप्ताहिक 48 घंटे से ज्यादा काम मजदूरों से नहीं लिया जाएगा, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने न्यूनतम वेतन की बात किए थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून बना के महिलाओं के प्रसवकालीन अवकाश की कानून बनाए थे, वो सब कानून को आज संहिता में बदल दिया गया है। और 20 मई को पूरे देश के अंदर मजदूर संगठन आंदोलन हड़ताल करने का आह्वान किया है। तो जब आज 20 मई को सिर्फ श्रम कानूनों को खत्म करने के नाम पे जब मजदूर संगठन आंदोलन या हड़ताल कर रहे हैं, तो क्या वो आज बाबा साहब को भूल गए? क्या वो अपने प्रचार में इस बात को रख रहे हैं कि बाबा साहब के इस कानून के को जो है भाजपा सरकार खत्म कर रहे हैं? ये बात जो आंदोलन कर रहे हैं, जो हड़ताल करने वाली जो यूनियन है, उन यूनियन को ये बात को रखना चाहिए। जब हमारे देश के अंदर जो वामपंथी ताकत है, जब वामपंथी ताकत आज ये बोल रहा है सामाजिक अन्याय और आर्थिक शोषण, ये दोनों को जोड़ के हमको आंदोलन चलाना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बना के गया है, उस कानून को अगर ये सरकार खत्म कर रहा है और उस कानून के खिलाफ अगर आंदोलन में आप उतर रहे हो, आंदोलन या हड़ताल में अगर आप उतर रहे हो, तो बाबा साहब को याद करने में आपको क्या दिक्कत है, इसका भी आपको जवाब देने की जरूरत है। क्यों आप अपने प्रचार में बाबा साहब को याद नहीं कर रहे? या हम ये बोल सकते हैं, अगर आप हड़ताल में जा रहे हैं श्रम कानूनों को खत्म करने के खिलाफ, तो आपको बाबा साहब को याद करते हुए, आप बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून देश के अंदर बना के गए थे, उस कानून को रक्षा करने के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो आपको बाबा साहब को याद करने की जरूरत है और बाबा साहब को लोगों के बीच में प्रचार करने की भी जरूरत है, जिसको आप लोग चूक रहे हैं या करने से आप परहेज कर रहे हैं। जो बात है वो ये है कि सिर्फ बाबा साहब ये आपके मजदूरों के लिए काम नहीं किए। हम जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों दिया आजादी के बाद। उन्होंने जो हिंदू कोड बिल लाए थे, जिस नेहरू जी को हम लोग बहुत प्रगतिशील और वामपंथी मानते हैं, वो हिंदू कोड बिल जिसमें महिलाओं को अधिकार दिया गया था कि हमारे देश के अंदर जो हिंदू है वो हिंदू एक पत्नी विवाह करेंगे, वो हिंदू महिलाओं को अधिकार दिया था कि अपने पैतृक संपत्ति पे उसका अधिकार होगा। हिंदू महिलाओं को ये अधिकार था कि वो महिला, हिंदू महिला किसी को भी तलाक दे सकता है, तलाक देने का अधिकार दिया गया था, और तलाक देने के बाद नए सिरे से वो किसी के साथ अपनी दाम्पत्य जीवन शुरू कर सकता है। हिंदू कोड बिल में ये प्रावधान अंबेडकर जी ने शामिल किए थे। तो हिंदू कोड बिल जो था, जिसमें महिलाओं को अधिकार देने की बात थी, उस हिंदू कोड बिल का विरोध हमारे देश के अंदर जो दक्षिणपंथी राजनीति करते हैं उन लोग कर रहे थे। उनका कहना था अगर ये बिल हमारे देश में पारित हो जाएंगे या लागू हो जाएंगे, तो जो हिंदू समाज है वो हिंदू समाज पूरा खत्म हो जाएगा, हिंदू समाज के पूरा तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। और इसीलिए उस समय के प्रधानमंत्री जो थे हमारे देश के, वो प्रधानमंत्री ने हिंदू कोड बिल को संसद में पेश नहीं की, और इसके से दुखी होकर बाबा साहब ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए थे। उनके जो संविधान सभा में शामिल होने का जो इतिहास है वो भी काफी संघर्षशील इतिहास है। उन्होंने इंडिपेंडेंट जो लेबर पार्टी बनाया था उनको खत्म करके नागपुर में उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का गठन किया था। और जब 1946 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने ये तय किए थे कि हमारे देश को आजाद करेंगे, तब उन्होंने कहा था कि हमारे देश के अंदर एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, हमारे देश के राज्यों को 3 भागों में बांटा जाएगा। तब उन्होंने जो फेडरेशन था बाबा साहब के, उन्होंने चुनाव में हिस्सेदारी किया
और वो जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में जो फेडरेशन थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उनकी बुरी तरीके से पराजय हुआ है और कांग्रेस भारी तादाद में जीत के आया था। खुद अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर जी चुनाव हार गए थे। जो फेडरेशन था, बाबा साहब के फेडरेशन जो थे, उन्होंने सिर्फ बंगाल के जोगेंद्र बर्मन बोल के एक, बंगाल के जो उनके फेडरेशन के अध्यक्ष थे, राज्य प्रादेशिक अध्यक्ष थे जोगेंद्र बर्मन, सिर्फ वही चुनाव जीत के आए थे और कोई जीता नहीं था उस संगठन के, उस पार्टी के, फेडरेशन के। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था कि बाबा साहब के संविधान सभा में जाने का रास्ता बंद हो गया है। ये जो बात पटेल साहब ने कहे थे, सरदार पटेल ने, बाबा साहब इसको बहुत चैलेंज के रूप में ग्रहण किया और जो जोगेंद्र बर्मन थे बंगाल के अंदर, उस जोगेंद्र बर्मन ने बाबा साहब को बंगाल से चुनाव लड़वा के भारी संख्या में जीत के उन्होंने फिर संविधान सभा में भेजे और फिर संविधान की जो के सभा में जाने के बाद बाबा साहब उसके अध्यक्ष भी बने। लेकिन 1947 में जब देश आजाद हुआ और देश आजाद होने के बाद जिस हिस्से से जोगेंद्र मंडल जीत के आए थे वो हिस्सा बांग्लादेश में चले गया, यानी पाकिस्तान, उस समय के पाकिस्तान में वो चला गया। तो जिसके कारण बाबा साहब की जो सदस्यता थी संविधान सभा से, उस सदस्यता निरस्त हो जाता है। और उसके बाद फिर कांग्रेस के पार्टी के नाम पे ही बाबा साहब को, जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कांग्रेस के पार्टी से चुनाव लड़वा के बाबा साहब को और फिर संविधान सभा के सदस्य के रूप में उनको फिर उस जगह पे उनको फिर लेके आते हैं और फिर संविधान के सभा के वो अध्यक्ष, जो समिति बनता है उस समिति के अध्यक्ष भी वो चुने जाते हैं। संविधान सभा के जब वो अध्यक्ष चुने जाते हैं तो उसमें संविधान, हम सब जानते हैं कि लगभग 2 साल 11 महीना 17 दिन में संविधान को उन्होंने तैयार किए थे। लगभग संविधान के लिए 7,000 से ज्यादा संशोधन आए थे। उसमें 2,500 के करीब जो संशोधन थे उस पर चर्चा हुआ था और उन सभी चर्चाओं में बाबा साहब खुद मौजूद हुआ करते थे। और जब संविधान हमारे देश में लागू होना था 26 जनवरी 2050, उसके पहले 25 नवंबर 1949 में बाबा साहब ने संविधान सभा में जो बातें कही हैं वो बात बहुत ही गौर करने वाली बात है। उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के नागरिक को राजनीतिक आजादी मिलेगा। हम एक अंतर्द्वंद में की ओर बढ़ रहे हैं। 1950 26 जनवरी को हमारे देश के नागरिकों को राजनीतिक आजादी मिलेगा, समानता मिलेगा, लेकिन हमारे समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता अभी भी हासिल नहीं है। और ये आर्थिक और सामाजिक ये जो असमानता अगर ज्यादा दिन तक बरकरार रहा या इस असमानताओं को अगर जल्दी से जल्दी खत्म नहीं कर दिया गया तो ये जो राजनीतिक आजादी या जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र को ये जो पीड़ित लोग हैं इन लोग उखाड़ के फेंकेंगे। तो ये सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा था कि जो सामाजिक रूप से जो असमानता है, उन्होंने कहा था सामाजिक और आर्थिक रूप से जो असमानता है उन असमानताओं को दूर नहीं किया जाएगा तो ये द्वंद और बढ़ेगा और ये ताकत जो पीड़ित लोग हैं, उन पीड़ित लोग, ये जो लोकतांत्रिक संरचना है, इस संरचनाओं को वो उखाड़ फेंकेंगे। ये उन्होंने 1949 के 25 नवंबर जो संविधान सभा में उन्होंने भाषण दिया था उसका ये शब्द उनका है, बाबा साहब का। तो हम ये जानते हैं बाबा साहब आखिरी जीवन में बौद्ध धर्म को अपनाए थे। जब उन्होंने घोषणा किए थे कि वो एक हिंदू के रूप में नहीं रहेंगे, वो दूसरे किसी धर्म को अपनाएंगे, तो सिख लोगों के जो अनुयायी हैं वो भी बाबा साहब के पास गए थे कि आप सिख धर्म को अपना लो, लेकिन बाबा साहब ने तय किया कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाएंगे। और बाबा साहब की एक पुस्तक है बुद्ध और मार्क्स। ये बात सही है, बुद्ध आज से लगभग 2500 साल पहले जन्म हुआ था बुद्ध के, और कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में, लगभग 200 साल पहले कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ है। तो बुद्ध की जो 2500 साल पहले या 2000 साल पहले बुद्ध की जो सोच थी या आधुनिक काल में मार्क्स की जो सोच है, क्योंकि बुद्ध ने ना ही तो जातिवाद के उस भयानक रूप को देखा है, ना ही तो पूंजीवाद के शोषण का वो रूप देखा है जो मार्क्स ने पूंजीवाद के शोषण का रूप देखा है, गुलाम व्यवस्था को देखा है, सामंती शोषण को देखा है, लेकिन बुद्ध ने 2500 साल पहले वो सब नहीं देखा था।
लेकिन बुद्ध की जो दर्शन है, जैसे कि देवी प्रसाद चटर्जी जो हमारे देश के जाने माने दार्शनिक है, उन्होंने अपने पुस्तक में, इंडियन फिलोसॉफी पुस्तक में उन्होंने कहा कि बौद्ध जो दर्शन है वो दर्शन नास्तिक दर्शन है। और बौद्ध धर्म दर्शन अगर नास्तिक दर्शन है तो कार्ल मार्क्स के जो दर्शन है वो दर्शन भी भौतिकवादी दर्शन है। तो दोनों में मील है। और गौतम बुद्ध जो उस समय हमारे इस धरती में आए थे, जब हमारे इस धरती में ट्राइब समाज से एक सभ्यता की ओर हम जा रहे थे, या आप बोल सकते हैं शोषण आधारित या वर्गीय आधारित एक समाज की ओर अग्रसर हो रहा था, ऐसे एक समय पे बुद्ध का हमारे देश में जन्म हुआ है। तो बुद्ध ने ट्राइब समाज को भी देखा, यानी आदिम साम्यवादी समाज को भी देखा था, और आदिम साम्यवादी समाज के विघटन होते हुए एक वर्गीय समाज, एक शोषण आधारित समाज की ओर जाते हुए भी उन्होंने देखा था। और बुद्ध चाहते थे कि हमारा ये जो शोषण आधारित समाज है, ये समाज नहीं होना चाहिए। वो साम्यवादी समाज कायम करना चाह रहे थे। साम्यवादी समाज कायम करने के लिए उन्होंने जो संगम का जो संघ का उन्होंने जो गठन किया था, उसके पीछे यही था कि ये जो संघ है, उन संघों के जो लोग हुआ करते थे उनको सोना रखने का, चांदी रखने का या किसी भी संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। वहां पे सब जाएंगे, भीख मांगेंगे, और भीख मांग के आने के बाद जो भीख इकट्ठा होंगे, सामग्री इकट्ठा होंगे, वहां रात को आके खाना पकाएंगे और सब मिल बांट के खाएंगे। यह था उनकी समाजवादी एक कल्पना, साम्यवाद की एक कल्पना। तो मार्क्स और बुद्ध के बारे में जो आपके अंबेडकर ने जो पुस्तक लिखा है, एक पुस्तिका है, उसमें हम जानते हैं कि बुद्ध जो है वो उनकी दर्शन भी नास्तिक दर्शन था। आपके मार्क्स के जो दर्शन है वो दर्शन भी भौतिकवादी दर्शन है। मार्क्स ने एक साम्यवादी समाज की ओर जाने के बारे में कहते हैं, और गौतम बुद्ध भी साम्यवाद समाज की ओर जाने की बात करते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध का जो साम्यवाद है वो साम्यवाद, क्योंकि वो गौतम बुद्ध पूंजीवाद को नहीं देखे, गौतम बुद्ध गुलाम व्यवस्था को नहीं देखे, गौतम बुद्ध सामंतवाद को नहीं देखे, तो उनके दिमाग में वही साम्यवादी व्यवस्था ही दिमाग में है जो साम्यवादी समाज व्यवस्था वो रहे हैं। उनके वो जिस वंश में पैदा हुए हैं, शाक्य समाज, वो शाक्य समाज भी एक ट्राइब समाज था। तो इसीलिए गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म अगर अंबेडकर जी अपनाते हैं, और गौतम बुद्ध की जो दर्शन है, गौतम बुद्ध की जो बातें हैं, वो साम्यवादी समाज की ओर ले जाते हैं, जिस समाज में आपके मजदूरों का या गरीब जनता का कोई शोषण नहीं होगा। अंबेडकर की खास बात क्या, उन्होंने हमारे देश के अंदर जो समाजवादी नेता है, उन समाजवादी नेताओं का भी आलोचना की है। इस संदर्भ में उन्होंने कोई मार्क्सवाद के खुला विरोध नहीं किए। उन्होंने मार्क्सवाद का गलत है ये भी उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने समाजवादी आंदोलन के जो नेता हुआ करते थे उनका आलोचना इस बात पे किए थे कि हमारे देश के अंदर अगर आर्थिक आजादी, आर्थिक समानता आ भी जाएगा, तब भी हमारे देश के अंदर जो सामाजिक गुलामी है या सामाजिक उत्पीड़न है, उसको खत्म किए बगैर आर्थिक आजादी, आर्थिक गुलामी सही मायने में नहीं आएगा। उन्होंने, उनके साथ कांग्रेस की क्या मतभेद था? कांग्रेस जो राजनीतिक आजादी चाहते थे, जो राजनीतिक आजादी कायम करना चाहते थे, तो अंबेडकर का कहना था कि राजनीतिक आजादी भी अगर मिल जाएगा तब भी हमारे देश के अंदर जो सामाजिक अन्याय है, सामाजिक उत्पीड़न है, उसको खत्म किए राजनीतिक आजादी बेईमानी होगी। तो उनका कहना यह था कि हमारे देश की जो एक विषम परिस्थिति है, जिस परिस्थिति में जाति उत्पीड़न है, वर्ण व्यवस्था है, और उस जाति उत्पीड़न दुनिया के अंदर और किसी देश के समाज में नहीं है। उनका कहना था कि जाति उत्पीड़न जब तक रहेगा तब तक हमारे देश के अंदर आर्थिक आजादी बोलिए, राजनीतिक आजादी बोलिए, वो सही मायने में ना ही तो गरीबों को आर्थिक आजादी मिल सकता है, ना ही राजनीतिक आजादी मिल सकता है। उनका कहना था, मान भी लेते हैं कि अगर हमारे देश के अंदर समाजवादी लोग आर्थिक आजादी लेके आते हैं, मान भी लेते हैं हमारे देश के अंदर राजनीतिक आजादी लेके भी आते हैं, तब भी हमारे देश के अंदर ये जो सामाजिक अत्याचार है, इस अत्याचार वो आजादी को बेड़ियों से बांध के रखें। तो ये थे अंबेडकर की सोच, ये थे अंबेडकर की धारणा। उन्होंने ना ही तो मार्क्सवाद का विरोध किया है, उन्होंने ना ही तो समाजवाद का विरोध किया। मैंने पहले बताया, उन्होंने जो इंडिपेंडेंट लेबर संगठन बनाया था, उस संगठन का झंडा उन्होंने लाल रखे थे।
उन्होंने मजदूरों के हड़ताल करने का अधिकार को जब खत्म किया गया था, तब उन्होंने 60 संगठनों के साथ मिलकर हड़ताल किए थे। उसमें वामपंथी मजदूर संगठन के नेता शामिल थे। तो अंबेडकर को जिस तरीके से अभी जो लोग अंबेडकर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, जो सिर्फ अंबेडकर को सिर्फ जातिगत नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, वो अंबेडकर को संकुचित दायरा तक सीमित कर देना चाहते हैं। वो अपने निस्वार्थ के कारण राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि वो उन शोषक वर्ग की राजनीति कर रहे हैं जो शोषक वर्ग मजदूरों का शोषण करते हैं। जिस शोषक वर्ग के बारे में मजदूरों को अंबेडकर ने आगाह किया था कि पूंजीवाद उनका दुश्मन है, ब्राह्मणवाद उसका दुश्मन है, लेकिन ये जिन लोग आज राजनीति कर रहे हैं अंबेडकर के नाम पर, उन लोग पूंजीवाद के खिलाफ मजदूरों को या दलित तबके के लोगों को जागरूक नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ ब्राह्मणवाद के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि वो उन शोषक वर्ग की राजनीति की एक हिस्सा है। और इसीलिए अंबेडकर के साथ वो न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि अंबेडकर जी सिर्फ जातिगत लड़ाई के नेता नहीं थे, अग्रणी योद्धा नहीं थे। अंबेडकर जी महिलाओं के उत्थान के लिए लड़े हैं, अंबेडकर जी मजदूरों के लिए लड़े हैं, अंबेडकर जी दलित दबे कुचले लोगों के लिए लड़े हैं। और जो लोग आज अंबेडकर जी को जाति के नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे देश के उन शोषक वर्ग के गुलाम बन के काम, दलाल बन के काम करने का काम ही कर रहे हैं। ये अंबेडकर का नाम लेना कोई फैशन नहीं है, ये फैशन के लिए अंबेडकर का नाम नहीं लिया जाता है। हमारे देश के अंदर जो संविधान बना है, जिस संविधान के तहत हर नागरिक को अधिकार दिया गया है अपने अपने बातें रखने की, अपनी अपनी अधिकार के तहत काम करने का, अंबेडकर जी का यह भी एक कहना था कि अंबेडकर जी सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने फ्रांस के अंदर जो बुर्जुआ क्रांति हुआ था, पूंजीवादी क्रांति हुआ था फ्रांस के अंदर, उस पूंजीवादी क्रांति में फ्रांस के पूंजीपति वर्ग ने जो नारा दिया था, समानता, भाईचारा और स्वाधीनता, ये जो 3 नारा पूंजीपति वर्ग फ्रांस के अंदर दिए थे, इस नारे से अंबेडकर बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने अपनी जो जाति का विनाश पुस्तक लिखा है, जिसमें पुस्तक बोलना गलत है, उनको बुलाया गया था एक सेमिनार में भाषण देने के लिए, अध्यक्ष बना के भाषण देने के लिए, और उन्होंने उस भाषण देने के लिए एक नोट तैयार किया था। दुर्भाग्य से उनको वहां पे भाषण देने का अवसर नहीं मिला, जिस नोट को उन्होंने जाति का विनाश करके पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया है। उस पुस्तिका में उन्होंने लिखा है कि हमारे देश के अंदर जो भाईचारा है, वो भाईचारा जातिवादी उत्पीड़न के कारण वो भाईचारा नहीं है। वो बोलते हैं स्वाधीनता है हमारे देश के अंदर, संपत्ति रखने की स्वाधीनता है, उत्पादन के साधनों पे कब्जा करने का स्वाधीनता है, लेकिन जो मजदूर है या जो गरीब है या जो दलित है, उनको अपने रोजगार चुनने का अधिकार नहीं है। उनको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, आनुवंशिक रूप से वो जो काम करते आ रहे, मतलब जातिवाद के ऊपर उन्होंने कहा, आनुवंशिक रूप में उन्होंने जो काम करते आए, वो काम उनको अच्छा लगे या बुरा लगे, वही काम उनको करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि फ्रांस के अंदर जो क्रांति के समय जो नारा था, स्वाधीनता, समानता और भाईचारा, ये 3 जो नारा था, ये 3 नारा हमारे देश के अंदर तभी सही रूप में लागू हो सकता है जब हमारे देश के अंदर ये जो जातिगत उत्पीड़न है, ये जो पूंजीवादी शोषण है, ये दोनों शोषणों का खात्मा होगा और एक नया समाज की ओर हम बढ़ेंगे। तो इसीलिए जो ये अंबेडकर का नाम लेना जो लोग आज बोलते हैं कि एक फैशन है, एक फैशन हो गया, ये कोई फैशन का बात नहीं है। ये गरीब लोगों के जीने का एक हथियार है अंबेडकर, जो हथियार अंबेडकर ने गरीब लोगों को दिया है, चाहे वो संविधान के नाम पे हो, चाहे वो लड़ाई करके जो मिसाल कायम किया है। अंबेडकर एक बहुत ही सज्जन, मतलब ऑनेस्ट व्यक्ति था, और सिर्फ ऑनेस्ट बोलना भी गलत होगा, उनके अंदर चैलेंज को स्वीकार करने की जो क्षमता थी। जिस विषम परिस्थिति में अंबेडकर जी ने काम किया है हमारे देश के अंदर, आज से 200 साल पहले आप सोचिए, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना, आज से 200 साल पहले सोचिए मजदूरों के लिए बातें करना, आज से 200 साल पहले सोचिए महिलाओं के लिए बातें करना, आज से 100-150 साल पहले महिलाओं के लिए कानून बनाना। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट करने की वो दृढ़ शक्ति अंबेडकर जी के अंदर था,
और वो दृढ़ शक्ति अंबेडकर को अंबेडकर बनाया, और इसीलिए अंबेडकर हमारे देश के शोषित जनता के प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे, हर समय बने रहेंगे। अंबेडकर को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। अंबेडकर के जयंती के अवसर पर हमारी यही शपथ होना चाहिए कि अंबेडकर के जो अधूरा सपना है, जो सपना आजादी, स्वतंत्रता, भाईचारा और जनवाद, ये तीन जो नारा है, जिस सपने को अधूरा छोड़ के अंबेडकर आज हमारे बीच से चले गए, उन तीनों सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारे देश के शोषित जनता का है। ये कोई जातिगत लड़ाई नहीं है, ये कोई मजदूरों की लड़ाई जो है, उस लड़ाई के साथ आपके सामाजिक उत्पीड़न के लड़ाई को अपन अगर जोड़ेंगे, सामाजिक उत्पीड़न जो हो रहा है उस पर अगर मजदूरों की लड़ाई को हम अगर जोड़ पाएंगे, तभी जाके अंबेडकर की जो सपना है उस सपना को हम पूरा कर सकते हैं, उस सपना को अब साकार कर सकते हैं। अन्यथा हम सिर्फ अंबेडकर के जयंती के अवसर पर सिर्फ बातें करते रहेंगे, अवसर पर सिर्फ औपचारिकता निभाते रहेंगे। वास्तविक धरातल पे सही श्रद्धांजलि वही होगा जब हम अंबेडकर के बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे, उस पर अमल करेंगे। आज हम ये भी देख रहे हैं, जो लोग अंबेडकर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वो अंबेडकर के बताए हुए मार्ग से भटक गए हैं। वो अंबेडकर के नाम पे सिर्फ अपनी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा कर रहे हैं। ये बात भी हमारे समाज के गरीब लोगों को समझने की जरूरत है कि वो कभी भी इस मजदूरों के, गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ वो एक भी शब्द वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए इस बात को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि बाबा साहब अंबेडकर हमारे देश के गरीब लोगों के लिए वो एक बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही है। गरीब लोगों के उत्थान के लिए, गरीब लोगों के भविष्य निर्माण के लिए बहुत बड़ी भूमिका उनका रहा है, जिन्होंने सम कानून बनाया, श्रमिकों को अधिकार तक दिया है उन्होंने, और ये सब अंग्रेजों के जमाने में ये सब हुआ है। तो हमको अंबेडकर जी को याद करना चाहिए और याद करके उनके अधूरे कामों को साकार करने की दिशा में हमें बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।